एक बार हैंड रेस कर दीजिए। देखिए हम कहाँ पे आ गए थे। पूरी क्लास आप यही ट्राई करना जितने भी दिन, लाइक मैं ट्राई करूंगी 35 से 40 डेज में बीएनएसएस करवा दूं। बहुत सारे लोग जो भी रिकॉर्डिंग ले रहे हैं उनके लिए भी मैं ये बोल रही हूँ कि भाई 35 से 40 डेज, लेकिन आप सभी यही ट्राई करना कि मतलब आप सभी यही ट्राई करना कि डेली क्लास में आओ तो इजी, बहुत इजी गोइंग, मतलब पता ही नहीं चलेगा कब आपका बीएनएसएस कंप्लीट हो जाएगा। लाइक बीएनएसएस और सीईपीसी, ये दो ऐसे सब्जेक्ट है, वो बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं है कठिन सब्जेक्ट नहीं है, ये बहुत सिंपल सब्जेक्ट है। लेकिन लोगों के मन में डाउट, डर बना रहता है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि क्या बना रहता है, लोगों के मन में डर बना रहता है कि भाई कैसे होंगे। लेकिन आप डेली डेली पढ़ते जाओगे ना तो बहुत ईजी लगेगा, कुछ परेशानी नहीं होगी। ठीक है, कल की क्लास में एक बार ये भी बता दो, आपने दोनों क्लास ले ली है कि लास्ट दोनों आप सभी ने फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास दोनों ले लिया आप चारों ने? अनुभूति हो रही है। अब मेरी बात सुनो, बस एक चीज, छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है, मैं वापस दोहराऊंगी। लाइक कॉग्निजेबल जो ऑफेंस होते हैं उसमें एफआईआर लग सकती है, ध्यान से सुनिएगा। मतलब एफआईआर लग सकती है और विदाउट वारंट व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है। थोड़ा सा बस ये बेस क्लियर करके रखो। मैं मानती हूँ कि भाई आपने क्लास नहीं ली दोनों, लेकिन थोड़ा सा ये बेस क्लियर करके रखो कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं उसमें एफआईआर लगती है। क्या लगती है? एफआईआर लगती है। और विदाउट, मतलब विदाउट वारंट क्या करा जा सकता है, व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है। और जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं उसमें क्या लगती है, कंप्लेंट लगती है। और विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ये छोटा छोटा आपको मैंने कल भी बता दिया था। फिर बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस है जिसके अंदर बेल एज अ मैटर ऑफ राइट, बेल एज अ मैटर ऑफ राइट मिलता है। और नॉन बेलेबल ऑफेंस में बिल्कुल आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए कि बेल नहीं मिलती है। बेल मिलती है बट एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं मिलती है। मतलब मिलेगी, मिल सकती है कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे, लेकिन एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं मिलेगी। फिर तीसरी चीज मैंने आपको एक चीज बताई थी। क्या चीज बताई थी? इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल। इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताई थी। इन्वेस्टिगेशन है कि जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो कौन करता है? पुलिस ऑफिसर करता है। इंक्वायरी और ट्रायल दोनों कोर्ट और मजिस्ट्रेट करते हैं। लेकिन जैसे ही चार्ज फ्रेम हो जाता है, बस माइंड में आपके आपके नोट्स में लिखा हुआ होना चाहिए ये सारी चीजें। जैसे ही चार्ज फ्रेम हो जाता है ना, तो चार्ज क्या करता है, इंक्वायरी को ट्रायल से सेपरेट करता है। मतलब चार्ज फ्रेम हो जाता है, मतलब व्यक्ति की जो कोर्ट है उसकी प्राइमा फेसी प्रोसीडिंग कंप्लीट हो चुकी है। चार्ज फ्रेम कर दिया मतलब कोर्ट भी मान रहा है कि व्यक्ति ने ऑफेंस कमिट किया है। ठीक है, मतलब ऑफेंस कमिट नहीं किया, कोर्ट मान रहा है कि नहीं, प्राइमा फेसी लग रहा है कि ऑफेंस कमिट किया है, तो इसका चार्ज फ्रेम हो जाना चाहिए। अब अपन ट्रायल स्टार्ट। एक बार ये बिल्कुल कंसेप्ट आप चारों के क्लियर है क्या? एक बार सब, मतलब चारों, बस ये बिल्कुल ये मेन कंसेप्ट है, आपको ये सब चीजें क्लियर होगी तो बहुत इजी वे में आप कर सकते हो। अब आ जाओ, हम क्या क्या सारी डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी। जुडिशियल प्रोसीडिंग की डेफिनेशन भी पढ़ ली थी, लोकल जुरिडिक्शन की डेफिनेशन भी हम कल पढ़ चुके थे। जैसे कि ये पारुल है, ये स्वास्तिका है, ठीक है, ये स्वातिका है, ये अनुभूति है, प्रिया है, तो सबका अपना अपना है ना एरिया बटा हुआ है कि किसकी कहाँ पावर एक्सरसाइज। जैसे मैं हूं तो मैं, मेरे अंडर क्या है, मेरे अंडर यदि मान लीजिए कोई अक्यूज रहता है तो मैं उसको समन जारी कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि रिया के अंदर अक्यूज रहता है तो मैं रिया के जाके समन जारी कर दूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबका अपना अपना जुरिडिक्शन डिवाइडेड रहता है, सबकी अपनी अपनी पावर डिसाइड डिवाइडेड रहती है। ऑफेंस, ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं है, लोकल जुरिडिक्शन ना ही तो आपसे पूछा जाता, लेकिन नॉलेज होनी चाहिए कि लोकल एरिया जिसका कोर्ट और मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं, कोर्ट और मजिस्ट्रेट अपनी पावर को क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं अंडर दिस ही। ठीक है, बस सिंपल। ऑफेंस का मतलब कोई भी एक्ट, कोई भी ओमिशन जो लॉ द्वारा पनिशेबल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज है, मैं ऐसे बोलती हूँ कि ये सजा है, ये अपराध है, धर्म में लिखा हुआ है अपराध है, तो जी नहीं, ये कोई अपराध नहीं है। ऑफेंस वही होता है जिसे लॉ ने, ऐसा लॉ जो उस टाइम फोर्स में एप्लीकेबल है, उस लॉ ने क्या बनाया है, उसे ऑफेंस बनाया। तो क्या लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से पढ़ेगा, एनी एक्ट और ओमिशन पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। कि कोई भी एक्ट, कोई भी ओमिशन पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ठीक है, पनिशेबल मतलब ऐसे ही कोई भी चीज ऑफेंस नहीं बनी जाती। ऐसी एक्ट और ऐसा ओमिशन जिससे, ओमिशन मतलब कोई भूल, एक्ट मतलब कोई काम, ऐसा एक्ट और ओमिशन जिससे लॉ ने क्या बनाया है, पनिशेबल बनाया है फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, से क्या कहा जाता है, ऑफेंस। और इसके अंदर कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871 भी इंक्लूडेड है। अब ध्यान से सुनिएगा, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। देखो ध्यान से सुनो कि ये पारुल है, मान लीजिए
ये पारुल है, ये ऑफिसर इंचार्ज है। आप सुनते होंगे क्या होता है एस, मतलब क्या होंगे, मतलब लाइक कांस्टेबल भी देख सुने होंगे आपने, 3 स्टार 2 स्टार, ये सब चीजें सुनी होगी। तो हम देखते हैं ऑफिसर इंचार्ज, एफआईआर किसको लिखी जाती है, ऑफिसर इंचार्ज को लिखी जाती है। तो ये ऑफिसर इंचार्ज तो है ही, लेकिन यहाँ पे ऑफिसर इंचार्ज को डिफाइन नहीं किया गया, यहाँ पे पारुल को डिफाइन नहीं किया गया। यहाँ पे ये बात की गई है कि यदि पारुल एब्सेंट है, क्यों एब्सेंट है, क्योंकि वो बीमार या कोई अदर काम है, कि पारुल एब्सेंट है, मतलब ऑफिसर इंचार्ज यदि एब्सेंट है तो कौन बनेगा ऑफिसर इंचार्ज। तो ये बोलते हैं कि जो भी इससे नीचे की रैंक का होगा, क्या बोला मैंने, कि जो भी इससे नीचे की रैंक का होगा वो ऑफिसर इंचार्ज बनेगा, लेकिन वो कांस्टेबल नहीं होना चाहिए, कांस्टेबल की ऊपर की रैंक का होना चाहिए। मैंने क्या कहा, यहाँ मान लीजिए ये पारुल है, ये प्रिया है, ठीक है, ये रिया है और ये मोहन है। क्या है, पारुल है, प्रिया है, रिया है, मोहन है। ये मोहन कांस्टेबल है, तो ऑफिसर इंचार्ज प्रिया बन सकती है, प्रिया भी रही हो तो मान लीजिए रिया बन सकती है, लेकिन मोहन ऑफिसर इंचार्ज नहीं बन सकता, क्योंकि क्या लिखा हुआ है कि कांस्टेबल की रैंक से अबव का होना चाहिए। तो यही लिखा है, देखिए कि व्हेन द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन इज एब्सेंट, ये कोई नहीं बता रहा कि पारुल को नहीं डिफाइन किया गया, यहाँ पे डिफाइन किया गया कि व्यक्ति एब्सेंट है तो कौन ऑफिसर इंचार्ज होगा। तो व्हेन द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन इज एब्सेंट फ्रॉम द स्टेशन हाउस और अनेबल ड्यू टू, मतलब या तो एब्सेंट है या अपने काम नहीं कर पा रहा ड्यू टू इलनेस और अदर कॉज टू परफॉर्म देयर ड्यूटी, तो ऑफिसर प्रेजेंट एट द स्टेशन हाउस हु इज रैंक नेक्स्ट इन रैंक, जो उससे नेक्स्ट इन रैंक है, बट above the rank of the constable takes charge। ठीक है, वापस बोल देती हूँ, ऑफिसर इंचार्ज यदि एब्सेंट है तो जो उससे नेक्स्ट रैंक का है, मैंने क्या कहा था, जैसे रिया उससे नेक्स्ट रैंक के, बट अबव द रैंक ऑफ द कांस्टेबल। ये आपका प्री का क्वेश्चन होगा। और प्लीज आप चारों से एक रिक्वेस्ट है, एक एमसीक्यू की बुक आती है परीक्षा मंथन की, प्लीज 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 खरीद लीजिएगा। ठीक है, मैं मतलब पूरी गारंटी दे रही हूँ, आप मतलब मैंने मतलब गारंटी पहले भी दी होगी, 99% क्वेश्चन यदि आप पूरी क्लास लेने के बाद में क्वेश्चन करोगे तो 99% एक्सेप्ट एक दो केस लॉस के क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, लेकिन आप 99% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो यदि आप पूरी क्लास प्रॉपर लोगे। परीक्षा मंथन की बुक आप कल ही ऑर्डर कर देना, या जैसा भी आपको सही लगे वैसे ऑर्डर कर देना। आपको क्या करना है, खरीदनी बहुत जरूरी है यदि आपको प्रो बनना है भैया। जब अपन पढ़ ही रहे हैं, जब अपन पढ़ ही रहे हैं तो बहुत अच्छे से ही पढ़े ना, तो परीक्षा मंथन की बुक एमसीक्यू की ऑर्डर कर देना कर देना कर देना, ठीक है। और आराम से 99% यदि आप क्लास को बहुत अच्छे से सुनोगे, बहुत अच्छे से 99% भी मैं कम बोल रही हूँ, 1% तो चलो केस लॉस के हटा रही हूँ, आराम से एमसीक्यू कर लोगे आप, ठीक है। ऑफिसर इंचार्ज हमने पढ़ लिया। अब देखिए पुलिस रिपोर्ट। तो अभी देखिएगा पुलिस रिपोर्ट क्या होती है, मेरी बात सुनिए। पुलिस रिपोर्ट, जैसे मान लीजिए एक किसी केस की एफआईआर लगी, एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो पुलिस थोड़ी जजमेंट सुनाएगी, पुलिस थोड़ी जजमेंट प्रोनाउंस करेगी, प्रोनाउंस तो कौन करेगा, जजमेंट तो कोर्ट प्रोनाउंस करेगी। तो पुलिस वाला ये इसकी एफआईआर लगने के बाद, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, जब इसका इन्वेस्टिगेशन खत्म होता है तो ये क्या बना के देता है, एक पुलिस रिपोर्ट बना के देता है। क्या बना के देता है, पुलिस रिपोर्ट बना के देता है। पहले ये 173 में होती थी सेक्शन, अब ये 193 में हो, क्या हो गई है 193 में। तो देखिए, अ रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय अ पुलिस ऑफिसर टू अ मजिस्ट्रेट, ठीक है, मजिस्ट्रेट ने करी ना, पुलिस ऑफिसर ने, किसको, मजिस्ट्रेट को, अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 193, ठीक है। 193 का 3 बिल्कुल याद माइंड में फिक्स होना चाहिए, 193 का 3, 193 के 3 में जाती है पुलिस रिपोर्ट। और पुलिस रिपोर्ट किस चीज की जाएगी, पुलिस रिपोर्ट को हम चालान, चार्जशीट, ये सब चीजें कहते हैं भाई। इन्वेस्टिगेशन के बाद में ये डिसाइड होता है कि भाई वाकई अपराध किया कि सर मैंने ये चार्जशीट बनाई है कि आप इसको आगे कंटिन्यू करो, तो ये क्या होती है, पुलिस रिपोर्ट। केस आगे कंटिन्यू करो या आप डिस्चार्ज कर दो, जैसा आपको सही लगे, तो पुलिस रिपोर्ट। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर, देखिए कौन खड़े होते हैं, पीपी खड़े होते हैं। कौन खड़े होते हैं सबको पता होगा, थोड़ी बहुत नॉलेज है, आ जाइए देखते हैं। थोड़ी बहुत नॉलेज मैं मानती हूँ नहीं, देखिए कौन कौन से कोर्ट होते हैं जब हम जज बनते हैं, मान लीजिए तो जज बने, तो ये क्रिमिनल कोर्ट है और ये सिविल। कौन से कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट है, सिविल कोर्ट है। जब कभी जज बनेंगे तो हम क्या ऐसे बोलते हैं, सिविल जज कम जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ऐसे ही बनते हैं ना, सिविल जज कम जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो क्रिमिनल में मैं ही, पारुल जैनी कौन है, सिविल जज। और यदि वो क्रिमिनल के काम करेगी
तो वो होगी जुडिशियल मजिस्ट्रेट। मतलब एरिया वाइज बांटते हैं ना, ये सिविल का काम करेगा, ये क्रिमिनल का। तो है ये पारुल जैनी, है ये पारुल जैनी, लेकिन सिविल जज यहाँ पे बन जाता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट। क्या बन जाता है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट। फिर आप लोगों को पता है सिविल जज सीनियर डिवीजन जूनियर डिवीजन होते हैं, जेएम फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास होते हैं, उनको अभी छोड़ दो। फिर अपन देखते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो अपन पर सुनते नहीं है क्या, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल का काम चल रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और यहाँ पे चले यही सेशन, क्या होते हैं? सेशन कोर्ट। फिर हाई कोर्ट इज इक्वल टू हाई कोर्ट, हाई कोर्ट को तो क्या डिवाइड करोगे? फिर सुप्रीम कोर्ट इज इक्वल टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, मैं मानती हूँ समझ में आता होगा, लेकिन मैं यही मानूंगी कि भाई अभी सब लोग हम नए नए हैं, तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि यहाँ तो चलते हैं सिविल कोर्ट, यहाँ चलते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट्स, वही इंसान ये चल रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यहाँ चल रहा है सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये मानते हैं। अब ध्यान से सुनिए, तो क्या होता है जब सिविल होता है, जैसे मान लीजिए पारुल वर्सेस प्रिया, कि पारुल ने प्रिया की प्रॉपर्टी ले रखी है, प्रिया ने पारुल की प्रॉपर्टी ले रखी है, तो पारुल तो बन गई, पारुल तो बन गई पेटिशनर नहीं, पारुल बन गई प्लेंटिफ, सिविल में प्लेंटिफ बोलते हैं, और प्रिया है रिस्पोंडेंट। तो केस कैसे चल रहा है? पारुल वर्सेस प्रिया, पारुल वर्सेस प्रिया। ठीक है, मान लीजिए कि मोहन मोहन पारुल का मोहन ने मर्डर नहीं, पारुल का मर्डर नहीं करा, मोहन का पारुल ने मर्डर कर दिया, मोहन का पारुल ने मर्डर कर दिया। तो जो भी क्राइम होते हैं ना, क्या होते हैं? क्राइम कभी भी एक पर्सनल व्यक्ति के खिलाफ नहीं होते, इंडिविजुअल के खिलाफ। भाई मोहन का मर्डर कर दिया पारुल ने, पारुल तो किस किस को और को उड़ा देगी गोली से। ठीक है, मोहन को उड़ा दिया तो क्राइम हमेशा सोसाइटी के खिलाफ होते हैं। किसके खिलाफ होते हैं? सोसाइटी के खिलाफ होते हैं। अब मान लीजिए मोहन कौन से स्टेट का रेजिडेंट था? मोहन था स्टेट ऑफ राजस्थान। किसका रेजिडेंट था? स्टेट ऑफ राजस्थान। तो केस ऐसा नहीं होगा, मोहन तो मर गया, कैसे केस लगाएगा? मोहन वर्सेस पारुल नहीं होगा केस। क्या होगा पता है क्या आप सभी को? एक बार सब हैंड रेज कर दीजिए। आप सभी को ये छोटी छोटी नॉलेज है क्या? यहाँ पे क्राइम में मोहन वर्सेस पारुल नहीं होगा, यहाँ पे केस लगेगा स्टेट ऑफ राजस्थान। क्रिमिनल केसेस में जब आप जजमेंट राइटिंग करोगे, मोहन को मार दिया और आधी अधूरी नॉलेज है, तो कोई इंसान ये लिखे है मोहन वर्सेस पारुल, ऐसी भाई मर गया, अब क्या करेगा? उसके एलआर का नाम लिख दोगे कि यहाँ पे कि मोहन के बेटे का नाम सोहन है, सोहन वर्सेस, कहा ना सोसाइटी के खिलाफ ऑफेंस होते हैं, यही तो कहा। तो क्या बोला? स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस पारुल, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस पारुल। ये समझ में आ गया? मतलब ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या? स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस पारुल। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि स्टेट ऑफ राजस्थान है, तो कोई तो खड़ा होगा स्टेट के बिहाफ पे, कोई तो खड़ा होगा स्टेट के बिहाफ पे। तो जो हमारे कोर्स होते हैं, मैं मानती हूँ कि आप लोग जुडिशियल मजिस्ट्रेट की ही तैयारी कर लोगे, मतलब जो अपने जुडिशियल मजिस्ट्रेट सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं। तो जो हमारे कोर्ट्स होते हैं उनमें रहते हैं एपीपी। कौन रहते हैं? एपीपी। कौन रहते हैं? एपीपी। और जो बड़े कोर्ट्स होते हैं उनमें कौन रहते हैं? पीपी। कौन रहते हैं? पीपी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। एक बार हैंड रेज कर दीजिए, अभी सब पढ़ेंगे पीछे, बहुत सिंपल सिंपल है। भाई आप खुद सोचो, क्योंकि यहाँ पे मोहन वर्सेस पारुल नहीं है। मोहन वर्सेस पारुल होता तो मोहन का एडवोकेट आता है, मोहन का एडवोकेट, ऐसा नहीं है कि मोहन का एडवोकेट नहीं आएगा, लेकिन केस का नाम ही क्या चल रहा है? केस का नाम ही क्या चल रहा है? केस का नाम चल रहा है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस पारुल। तो भैया स्टेट ऑफ राजस्थान के बिहाफ पे तो कोई खड़ा होगा, स्टेट ऑफ राजस्थान के बिहाफ पे तो कोई खड़ा होना चाहिए। तो स्टेट ऑफ राजस्थान के बिहाफ पे कौन खड़ा होगा? पीपी या एपीपी, जैसा जैसा सबको जैसा कोर्ट है वैसा खड़ा हो जाएगा। तो राजा ये देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसे सेक्शन 18 में अपॉइंट किया गया है, कोई भी पर्सन जिसे सेक्शन 18 में अपॉइंट किया गया। अब मेरी बात और ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे तुमने कर दिया स्टेट ऑफ राजस्थान, मतलब स्टेट ऑफ राजस्थान किसके बिहाफ पे लड़ रही? मोहन के बिहाफ पे लड़, वर्सेस पारुल। बिल्कुल बिल्कुल शांत दिमाग से सोचो। भाई यहाँ पे मान लीजिए कि मोहन है, और मोहन की जो वाइफ है, मोहन की जो वाइफ है वो खुद एडवोकेट है। कौन है? वो खुद एडवोकेट है। ठीक है, अब मोहन की वाइफ को, भाई ये तो वो उनकी वाइफ बोलती है ये तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट एडवोकेट है, भाई ये तो गवर्नमेंट एडवोकेट है, मुझे इन पे भरोसा नहीं। ये बोल रही है मोहन की वाइफ कि ये तो गवर्नमेंट एडवोकेट है, ये तो कितने अथाह लोगों के केस लड़ते हैं, मेरा मोहन, मेरा पति एक्सपायर हुआ है, तो मैं क्या करना चाहती हूँ
मैं मैं भी खड़ा होना चाहती हूँ, तो भाई खड़े तो पीपी ही रहेगा, खड़ा तो पीपी रहेगा। मोहन की जो वाइफ है इसके डायरेक्शन में काम करेगी। किसके डायरेक्शन में? मान लीजिए पीपी है, और ये पीपी की जो उम्र है, मुझे नहीं पता पीपी की एज मिनिमम कितनी होनी चाहिए, मैं मानती हूँ ये पीपी की जो एज होती है मानते हैं 36। कितनी है? 36 साल। 36 साल का एक बंदा है, ठीक है, खूबसूरत अच्छा खासा एक जवान नौजवान इंसान दिख रहा है पीपी के तौर पे 36 साल। ये जो मोहन की वाइफ है ये है 56 साल की। ठीक है, ये मोहन की वाइफ है, ये 56 साल की, ये पीपी है, मान लीजिए नया नया पीपी ज्वाइन हुआ है। ठीक है, इसको काम करते करते अभी पीपी के तौर पे काम करते हुए इसको 1 साल। ये मोहन की वाइफ है, ये 56 साल की है, जानी मानी हस्ती है। क्या है? जानी मानी हस्ती है, क्रिमिनल की लॉयर है, सबसे बड़ी लॉयर है। ठीक है, बहुत बड़ी लॉयर है। इस ये जो क्या नाम है, ये पीपी मान लीजिए, इस पीपी का नाम हम राम मान लेते हैं। ये राम को इससे कम नॉलेज है। ठीक है, ये राम को इससे कम नॉलेज है, लेकिन तब भी ये तो होगा पीपी, मतलब राम ही केस लड़ेगा स्टेट। और ये जो मोहन की वाइफ है ये इसके डायरेक्शन में काम करेगी, एज का एक्सपीरियंस का इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये भी पीपी है और ये इसके डायरेक्शन में काम कर रही है, तो दिखने में पीपी नहीं है लेकिन डायरेक्शन में काम कर रही है, तो हम डीम्ड पीपी मान लेते हैं। तो मोहन की वाइफ एक्चुअल में पीपी नहीं है। ये इवन दो चाहे इसको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, इवन दो ये बहुत इस एज में ज्यादा है, इसके मतलब बहुत नॉलेज है, इवन दो राम को 1 साल हो गए हैं, तो पीपी तो राम ही है, पीपी राम ही रहेगा। और ये जो काम करेगी ये इसके डायरेक्शन में काम करेगी, इसे डीम्ड पीपी मान लेंगे, मतलब ये इंक्लूडेड है। डेफिनेशन तो पीपी के डेफिनेशन में राम ही है, लेकिन अब ये लड़ रही है कि भाई राम मुझे कम भरोसा है तुझ पे, मैं भी खड़ी होंगी, तो तू खड़ी हो जा, साइड में खड़ी हो जा, लेकिन ये मेन है, तू यहाँ पे साइड में खड़ी हो जा। ठीक है, तो अब आप डेफिनेशन समझोगे तो समझ में आ जाएगा। कोई भी पीपी जो अंडर सेक्शन 18 क्या होता है अपॉइंट होता है, पढ़ेंगे हम सेक्शन 18। इसके अंदर वह व्यक्ति इंक्लूड है जो एक्टिंग में अंडर द डायरेक्शन ऑफ पीपी, जो पीपी के डायरेक्शन में काम कर रहा है वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। एक बार हेड रेस कर दो, पीपी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 18। अभी तक कोई सेक्शन याद नहीं करवाया मैंने आपको, सेक्शन 193 का 3 याद करवाया है, और सेक्शन 18 की में अपन पीपी की डेफिनेशन पढ़े। अब देखो समन केस। एक होते हैं समन केस और एक होते हैं वारंट केस। अभी अपन 3-4 तरीके के केस पढ़ चुके, कभी भी इंटरलिंक कर लो, ऐसा नहीं है, इंटरलिंक कर सकते हो लेकिन माइंड में इंटरलिंक करना, ऐसे नहीं कि कॉपी में, कि कॉग्निजेबल केस है तो हमेशा वारंट केस होंगे। कुछ कॉग्निजेबल केस वो समन केस भी हो सकता है, कुछ कॉग्निजेबल केस वारंट केस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने बेलेबल नॉन बेलेबल पढ़ा, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल पढ़ा, बेलेबल जिसमें बेल मिल सकती है, बेल यहाँ पे स्पेसिफिकली बेल के संबंध में, कॉग्निजेबल जिसमें अरेस्ट नॉन अरेस्ट की बात है, एफआईआर कंप्लेंट की बात है। अब हम पढ़ेंगे समन और वारंट केस। कौन से केस पढ़ेंगे? समन और वारंट केस। ठीक है, अब ऐसा नहीं है, वारंट हमेशा ऐसा नहीं है, वारंट हमेशा कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही जाएगा, ऐसा नहीं है, वारंट हमेशा नॉन अवेलेबल केस में जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन सामान्यता ऐसा होता है। ठीक है, कभी इंटरव्यूअर के सामने ये मत बोल दीजिएगा कि हमेशा समन कॉग्निजेबल केस में ही जाएगा, भाई जा ही नहीं सकता, वैसे तो विदाउट वारंट अरेस्ट होता है। ठीक है, वो इसलिए कभी भी मिक्स मैच करने की आपको जरूरत नहीं। समन केस वह केस होते हैं, पहले कर पढ़ते हैं वारंट केस। वारंट केस वह केस होते हैं जो 2 साल से ज्यादा ज्यादा 2 साल से ज्यादा इम्प्रीजनमेंट से पनिशेबल है। 2 साल से ज्यादा इम्प्रीजनमेंट से पनिशेबल है। ये कौन से केस होते हैं? ये होते हैं वारंट केस। 2 साल से ज्यादा वारंट केस, 2 साल से ज्यादा इम्प्रीजनमेंट से पनिशेबल है। तो 2 साल से ज्यादा कुड बी एनीथिंग, एल आई ऑल्सो वारंट केस, जिसकी पनिशमेंट डेथ है वो भी वारंट केस है। तो समन केस क्या होंगे? और समन केस वाइस वर्सा होंगे। समन केस वह केस होते हैं जो वारंट केस नहीं है, यही लिखा है डेफिनेशन में, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं लिख के आना, जनरल लिख कर आओ, समन केसेस आर दोस केस विच आर नॉट वारंट केस। लेकिन व्हाट इज वारंट केस, ये भी तो बता के आने लगेगा स्टार लगा के। तो समन केस वह केस है जो वारंट केस नहीं है, मतलब जीरो से क्या, जिसकी पनिशमेंट जिसकी पनिशमेंट 2 साल तक है, जिसकी पनिशमेंट 2 साल तक है, वो क्या होते हैं? वो समन केस होते हैं।
मैं मानती हूँ समझ में आ गया। अब स्क्रीन पे शांति से सुनो, मैं और प्लीज एक रफ कॉपी का मतलब ऐसे नहीं है येलो पेजेस की कॉपी नहीं। यदि मेरी मतलब मेरी जिंदगी की एक अच्छी चीज है, आप हर चीज थोड़ी सी, ऐसा नहीं है ना ज्यादा सस्ती खरीदो ना ज्यादा महंगी खरीदो, बीच की चीज खरीदो। ठीक है, तो ऐसे वो येलो पेज वाली नहीं आती 30 रुपए की रफ कॉपी खरीद ली, मजा ही नहीं आएगा उसको पढ़ने में। एक अच्छी सी स्पाइरल नोटबुक खरीदो, वैसे तो नोट्स दूंगी मैं आप लोगों को, ठीक है, लेकिन अच्छी सी स्पाइरल नोटबुक खरीदो और स्पाइरल नोटबुक पे जो जो मैं चीजें बोलती जा रही हूँ, ठीक है, उसको थोड़ा थोड़ा बस आपके राइटिंग में लिखते जाओ। ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम में उससे पढ़ना है, लेकिन बाई चांस कभी डाउट आ जाए आपको, तो आप अपनी राइटिंग को खोल के देख सकते हो कि यार मैम ने ये बताया। ठीक है, एक अच्छा पेन होना चाहिए। मैं बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं 1 रुपए 2 रुपए वाला पेन नहीं, मैं तो वही बोलूंगी 10 रुपए वाला पेन लो और सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखते जाओ। ठीक है, ध्यान से सुनिए, समन केस वारंट केस। समन केस आर दोज केस जो वारंट केस नहीं है। तो वारंट केस क्या है? जो 2 साल से ज्यादा से पनिशेबल, 2 साल से ज्यादा से पनिशेबल। वापस चिल्ला चिल्ला के बोलूंगी, चार्ज कौन, चार्ज शीट जरूर पुलिस वाला बनाता है, चार्ज हमेशा कोर्ट बनाता है। कौन बनाता है? कोर्ट बनाता है। चार्ज हमेशा कौन बनाता है? कोर्ट बनाता है। तो वापस सुनिएगा, विच आर नॉट वारंट केस। समन में चार्ज बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या कहा? समन में कोर्ट को चार्ज बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वारंट केस में चार्ज बनाने की जरूरत है। दूसरा डिफरेंस समझ में आया? समन एक छोटे केसेस होते हैं, तो कोर्ट को लाइक चार्ज बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो वारंट केसेस होते हैं, वारंट केस में कोर्ट को चार्ज बनाने की जरूरत है। ये दूसरा डिफरेंस हो गया। अब और देखिए, ठीक है। हाँ, अब और क्या डिफरेंस हो सकता है, अब सुनना। वैसे मान लो कि पारुल जैन है, मिस्टीवियस सी इंसान है, कोर्ट में पहुंची किस केस के लिए? समन केस के लिए पहुंची। ठीक है, उसकी रोज की आदत है। ठीक है, पारुल जैन की रोज की आदत है कोर्ट में पहुंचना। देखिएगा कि पारुल जैन की रोज की आदत है कि कोर्ट पहुंच रहा है, उसको मजे आते हैं। ठीक है, मजे आते हैं। अब सुनना, पारुल जैन एक समन केस में कोर्ट में पहुंची। समन केस में मान लो कि सीबीटी के अपराध में या डीएमपी के अपराध में कोर्ट में पहुंची। कोर्ट में पहुंची, कोर्ट में बैठी है, मान लो रिया बैठी है, और ये रोज इसको इसको रोज को देखने की आदत हो गई पारुल को। अब क्या करती है? ऐसा है, एक ऐसा केस है जो समन केस है और 6 महीने से ज्यादा से पनिशेबल है। इसकी हरकतों को देखने के बाद लगता है कि भाई ये समन केस जैसा ट्राई नहीं होना चाहिए। रिया को लग रहा है कि ये केस समन केस जैसा ट्राई नहीं होना चाहिए, इसे वारंट केस जैसा ट्राई किया जाना चाहिए। तो क्या बोला मैंने कि समन केस कुड बी कन्वर्टेड इनटू वारंट केस। ठीक है, एक बार हैंड रेस करो। लेकिन ऐसे ऑफेंस जो 6 महीने से ज्यादा पनिशेबल है, तो समन केस को वारंट केस में कन्वर्ट किया जा सकता है। समन केस को वारंट केस में कन्वर्ट किया जा सकता है जब ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग कोर्ट को ऐसा लगता है इट शुड बी कंटिन्यूड एज वारंट केस। बट आप खुद सोचो, वारंट केस को समन केस में कैसे कन्वर्ट करोगे? वैसे ही लिखे हैं 2 साल से ज्यादा, तो वारंट केस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू समन केस। वारंट केस को समन केस में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। मैं बार बार बोलूंगी, यदि आपको समझ में नहीं आए क्लास को रिवाइंड कर करके, क्योंकि ये बहुत बेस क्लास है। 3 4 जो क्लास होगी ये बहुत बेस क्लास है। बेस मतलब भाई नींव है। बेस का मतलब सिंपल नहीं है, नींव है पूरे सीआरपीसी की। बस ये समझ में आ गया तो सब चीजें आपको समझ में आ जाएगी। और क्या हो सकता है? समन केस नॉर्मल नॉट ज्यादा सीरियस नेचर के नहीं होते, ये सीरियस नेचर के केस होते हैं। और क्या हो सकता है समन केस वारंट केस में डिफरेंस? पढ़ लेते हैं, जो 90% था वो हम कर चुके हैं। आ जाइए, समन केस देखो क्या लिखा है डिफाइन डेफिनेशन में। समन केस अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस नॉट बीइंग अ वारंट केस। एक ऐसा केस जो वारंट केस नहीं है वह समन केस है। ऐसा एग्जाम में नहीं लिख कर आना है, लिखे आओ लेकिन स्टार लगा के लिखे आना है आपको कि वारंट केस का मतलब क्या। एग्जाम में आ रहा है 3 नंबर का क्वेश्चन, लिटरली बच्चे इतनी छोटी छोटी गलती करते हैं। पूछा व्हाट इज समन केस, तो लिखे आए, बहुत होते हैं समझदार, वो लिखेंगे कि व्हाट इज नॉट वारंट मतलब विच इज नॉट वारंट केस। तो भाई पता तो लगाओ कि वारंट केस कौन से नहीं थे। तो वारंट केस अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, एलआई और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग टू। वे सारे केस जो 2 साल से ज्यादा
भाई 2 साल से ज्यादा होते तो उसमें डेथ और एलआई ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ऐसे ऑफेंस, क्योंकि 2 साल लिखा है तो 2 साल के अंदर डेथ नहीं आ रही ना, समझ रहे हो, ये समय चल रहा है, डेथ कोई समय थोड़ी है, डेथ कोई समय थोड़ी है, इसलिए इन्होंने लिखा अलग से। नहीं आपके मन में डाउट हो कि 2 साल से ऊपर डेथ और एलआई भी तो होता है, भाई डेथ का कोई समय थोड़ी है, डेथ तो डेथ है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ परमानेंट है, ये इम्प्रिजनमेंट है। ठीक है, मैं समझ मानती हूँ, समझ रहे होंगे आप मेरी बात को, कि 2 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल ये तो समय है, इसलिए इन्होंने लिखा। फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट हमेशा के लिए है, इसलिए अलग से लिखा। और डेथ कोई समय थोड़ी है, डेथ मार दिया, मर देना परमानेंट, इसलिए लिखा है अलग से। तो ऐसे केस जो पनिशेबल होते हैं, डेथ, एलआई और 2 साल से ज्यादा, उसके आ जाइए समन केस क्या क्या होते हैं। समन केस, एक समन केस जो वारंट केस नहीं है, ठीक है, समन केस जो वारंट केस नहीं है, तो जो 2 साल से कम से पनिशेबल है, 2 साल से कम से पनिशेबल है। और वारंट केस जो डेथ, एलआई 2 साल से ज्यादा से पनिशेबल है। सीरियसनेस ऑफ ऑफेंस, ये मैंने आपको बता दिया, समन है, समन जाता है समन केस में। समन ऐसा नहीं है, ध्यान यहाँ भी ध्यान से सुनना, समन केस में ऐसा नहीं है समन जाता है, वारंट केस में ऐसा नहीं है वारंट चला जाता है पहले, ये भी मन से हटा देना कि कोई बोले व्हाट इज समन केस, तो आप जाकर मुंह चलाकर बोल दिया कि समन केस में समन जाता है, वारंट केस में वारंट जाता है, ऐसा ये गलत, ये नहीं है, ये देखा है क्या डेफिनेशन में कि समन केस में समन जाता है, वारंट केस में वारंट जाता है पहले, ऐसा नहीं। समन केस जो डेथ एलाई और 2 साल से कम, डेथ एलाई नहीं है जिसकी पनिशमेंट, या और 2 साल से जो कम से पनिशेबल है। वारंट केस और दोज केस जो 2 साल से ज्यादा से पनिशेबल है, ये लेस सीरियस नेचर के होते हैं, ये सीरियस नेचर के होते हैं। समन केस कैन बी कन्वर्टेड इनटू वारंट केस, और मैं अभी बता देती हूँ, पीछे पढ़ोगे आप, जो 6 महीने से ऊपर वाले होते हैं ना, उन्हें ही कन्वर्ट किया जा सकता है। वारंट केस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू समन केस। ये इसका ट्रायल प्रोसीजर सिंपल होता है, ये कोई पूछने वाली बात नहीं है, ना ही मत लिख कर आना फालतू की चीजें। इसका ट्रायल प्रोसीजर बड़ा होता है, ये भी आपको देखने की जरूरत नहीं है, अभी ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, ये भी नहीं पढ़ना। फॉर्मल चार्ज इन समन केस, फ्रेमिंग ऑफ फॉर्मल चार्ज इज नॉट नेसेसरी, मैंने क्या कहा, चार्ज बनाना जरूरी नहीं है। तीन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, एग्जाम में दिखनी चाहिए आपकी कॉपी में, कि समन केस में चार्ज बनाना जरूरी नहीं है, वारंट केस में चार्ज बनाना जरूरी है। समन केस छोटे लेस सीरियस नेचर के होते हैं, मोर सीरियस नेचर के होते हैं, समन केस जो वारंट केस नहीं है, और वारंट केस जो 2 साल से ज्यादा से पनिशेबल है। समन केस कैन बी कन्वर्टेड इनटू वारंट केस, बट वारंट केस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू समन केस। अब आ जाइए विक्टिम, मैं मानती हूँ समझ में आ रहा होगा, इसमें कुछ वो नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपने यदि ध्यान से सुना होगा तो समझ में आएगा। विक्टिम, तो विक्टिम का मतलब है कौन होता है, एक होता है अक्यूज्ड पर्सन और एक होता है विक्टिम। अक्यूज मतलब इसने इसको मार दिया, मान लो चाटा लगा दिया, खींच के मार दिया, हर्ट पहुंचा दिया। तो विक्टिम कौन है, जिसको लॉस और इंजरी हुई है, किसके काम से, अक्यूज के काम से। यही तो पढ़ेंगे, यही लिखा हुआ है, याद ही नहीं होती इतनी सी डेफिनेशन। देखो, अ पर्सन हु हैज सफर्ड एनी लॉस और इंजरी, क्यों, कॉज्ड बाय द एक्ट और ओमिशन बाय द अक्यूज पर्सन। ये मोहन है, ये पारुल है, मोहन ने मारा पारुल को, हर्ट करा, तो लॉस और इंजरी, तो अ पर्सन हु सफर्ड लॉस और इंजरी बाय द कंडक्ट ऑफ द अक्यूज, पर्सन हु सफर्ड लॉस और इंजरी बाय द कंडक्ट ऑफ द अक्यूज। और इसके अंदर कौन इंक्लूडेड है, इसके अंदर इसके पारुल के गार्जियन। मान लीजिए पारुल को क्यों मारेंगे, राम है और मोहन है, पारुल नहीं मरेगी, जिंदा रहेगी आराम से बहुत सालों तक। तो राम है, मोहन ने, राम ने मोहन को मारा, मारा तक तो ठीक है, हर्ट कर दिया तक तो ठीक है, तो मोहन हैज सफर्ड लॉस और इंजरी बाय द एक्ट और ओमिशन ऑफ राम। लेकिन मान लो मोहन को जान से मार दिया, एक तो चांटा मारना और एक जान से मार दिया, तो जान से मार दिया तो इसके इसके हायर्स को भी तो क्या बोले, जो भी हायर्स होते हैं, जो भी बोलते हैं गार्जियन, प्रोनाउंसिएशन पता नहीं, हायर हियर जो भी, तो जो गार्जियन है, जो हायर है, इनको भी तो कंपनसेशन मिलेगा। तो ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये भी विक्टिम है। तो देखिए, विक्टिम का मतलब मोहन भी है, और विक्टिम का मतलब इट इंक्लूड्स गार्जियन एंड लीगल हेयर ऑफ सच विक्टिम। ठीक है, और ऐसे वर्ड और एक्सप्रेशन जो यहाँ नहीं आते, वो कहाँ से लोगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ले लोगे, वीएनएसएस से ले लोगे। एक बार सब हैंड रेस कर दो, सारी डेफिनेशन हमने बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में पढ़ी, काफी डिटेल में। किसी को कोई भी डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लो। अगेन मैं तो बार बार बोलूंगी, डबल की स्पीड पे, मैं मानती हूँ सारा अच्छे से सुना होगा, लेकिन फिर भी डबल की स्पीड से
क्लास को, मैं सही में एक भी क्लास नहीं मिस करोगे ना तो स्टेप्स पे याद रहेगा बीएनएस, स्टेप्स पे, सच बता रही हूँ कि क्या एफआईआर है, कैसे चार्ज फ्रेम होता है, चार्ज में कैसे ट्रायल चलता है, ये सब चीजें बहुत इजी वे में, इजी गो में, क्या बेल है, क्या अपील है, बहुत इजी वे में हमें समझ में आ जाएगी। अब आओ, सिखाया था मैंने लेकिन अभी बता देती हूँ मैं, डिस्चार्ज और एक्विटल में डिफरेंस। कल सिखा दिया था मैंने लेकिन फिर भी बता देती हूँ, डिस्चार्ज और एक्विटल में डिफरेंस। एक व्यक्ति को छोड़ा जा रहा है, यहां भी छोड़ा जा रहा है और यहां भी छोड़ा जा रहा है, तो डिफरेंस क्या है डिस्चार्ज और एक्विटल में? ठीक है, डिस्चार्ज और एक्विटल में डिफरेंस सुनना, कि आपने डबल जियो पार्टी सुना है, किसी ने सुना है क्या डबल जियो पार्टी? सबने सुना होगा, ठीक है, सेक्शन 300, आर्टिकल 20 क्लॉज 2, ये सब चीजें सुनी होगी। तो सुनना, यहाँ पे ये मोहन है, इसके ऊपर ट्रायल चला। अब ट्रायल में समझ रही हूँ, बार बार समझ रहे हो, ट्रायल एक तीसरी स्टेज है, इन्वेस्टिगेशन हुआ, इंक्वायरी हुआ, इसके ऊपर ट्रायल चला, मतलब चार्ज फ्रेम हुआ। क्या फ्रेम हुआ? चार्ज फ्रेम हुआ। और लास्ट में कोर्ट ने सारे विटनेस, मतलब सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये कहा कि मोहन को बाइज्जत बरी किया जाता है। तो भाई इसको उठा के लाओगे क्या दोबारा? इसको उठा के लेकर आओगे क्या दोबारा ऑफेंस सुनने के लिए? नहीं लेकर आओगे ना भाई। मान लीजिए कि मोहन पे अब दोबारा वापस पारुल जान लगा रही है कि सर आपने इसको डिस्चार्ज कर, इसको एक्विट कर दिया, इसको दोबारा सुनो, तो नहीं लगा पाओगे भैया, डबल जियो पार्टी लग जाएगा आपको। एक व्यक्ति जिसे क्या किया जा सकता है, जिसे एक्विट कर दिया गया है पूरे ट्रायल के बाद में, आप उसको रीट्रायल नहीं कर सकते। एक बार हैंड रेज करो, शब्द है यहाँ पे अक्विटल, बाइज्जत बरी। क्या करा है? बाइज्जत बरी, सारे सबूतों गवाहों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने मोहन को क्या किया? बाइज्जत बरी। तो भैया यू कैन नॉट रीट्राई द मोहन। अब, और मैंने चिल्ला के क्या बोला, ये चार्ज फ्रेम होने के बाद होता है, ठीक है, अभी हम पढ़े नहीं है चार्ज क्या होता है, लेकिन मैंने आपके माइंड में तो डाल दिया है कि कुछ तो होता है चार्ज, कुछ तो होता है चार्ज, जो चार्ज कोर्ट फ्रेम करता है, ये मैंने आपके माइंड में घुसेड़ दिया है, ठीक है। तो चार्ज फ्रेम होने के बाद भी ये भी बता दें कि चार्ज फ्रेम होने के बाद ट्रायल शुरू हो जाता है। तो ट्रायल शुरू हो जाता है, ट्रायल शुरू होने के बाद में मोहन को छोड़ा जा रहा है, तो यू कैन नॉट रीट्राई मोहन। बट डिस्चार्ज क्या होगा? ऑफकोर्स डिस्चार्ज चार्ज फ्रेम होने से पहले होगा। क्या होगा? चार्ज फ्रेम होने से पहले होगा। और क्या हो सकता है भैया? इसका रीट्रायल हो सकता है। एक बार कोर्ट क्या कर दे, मोहन को डिस्चार्ज कर दे प्राइमा फेसी केस पे, और मोहन पे अब दोबारा चाहे एफआईआर लगे, चाहे कंप्लेन करे, इसको उठा के कोर्ट में लेकर आ सकते हैं, इसका रीट्रायल होगा, इस पे डबल जियो पार्टी नहीं लगेगी, ठीक है। डिस्चार्ज किसका रिजल्ट हो सकता है? डिस्चार्ज इंक्वायरी का रिजल्ट हो सकता है, सिखाया कल। इंक्वायरी के दो रिजल्ट हो सकते हैं कि या तो चार्ज फ्रेम किया जाए या व्यक्ति को डिस्चार्ज किया जाए। और एक्विटल किसका रिजल्ट होता है? एक्विटल ट्रायल का रिजल्ट होता है। ट्रायल के दो ही रिजल्ट होते हैं, या तो कन्विक्शन और या एक्विटल, ठीक है। आ जाइए, आपसे पूछा गया व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन डिस्चार्ज एंड एक्विटल। तो डिस्चार्ज ट्रायल बिगिन होने से पहले होता है, एक्विटल ट्रायल बिगिन होने के बाद होता है। रीजन, यदि इनसफिशिएंट एविडेंस दिखते हैं तो व्यक्ति को ऐसे लगता है, प्राइमा फेसी केस नहीं दिखता, इनसफिशिएंट एविडेंस इज नॉट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर सेम, ठीक है। तो बताओ रिया, कुछ पूछ रही हो? ठीक है, सुनो, वापस सुनो, कुछ पूछ रहे हो तो एक बार बता दो, अदरवाइज सुनो। देखो मैंने क्या कहा कि डिस्चार्ज हमेशा ट्रायल से पहले किया जाता है, ट्रायल मतलब चार्ज से पहले किया जाता है। एक्विटल हमेशा ट्रायल के बाद किया जाता है, मतलब चार्ज के बाद किया जाता है। और इनसफिशिएंट एविडेंस मतलब प्राइमा फेसी कोर्ट को लग रहा है कि नहीं, मोहन ने वो नहीं किया, तो ये इनसफिशिएंट एविडेंस पे होता है, और ये गिल्टी प्रूव नहीं हो रहा सामने वाले व्यक्ति का, तो होता है। व्यक्ति को रीट्राई किया जा सकता है, सुनाया अभी, डिस्चार्ज में व्यक्ति को रीट्राई किया जा सकता है, इसमें व्यक्ति को रीट्राई नहीं किया जा सकता है क्योंकि डबल जियो पार्टी अप्लाई होता है। और ये कोई फाइनल डिटर्मिनेशन नहीं है इनोसेंस का, इट इज अ फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ इनोसेंस। मैं मानती हूँ, समझ में आया होगा, इसमें कुछ भी नहीं है। अब क्या चेंज हुए हैं बीएनएसएस और सीआरपीसी में, सुनो, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। सब सिमिलर है, 90% चीजें सिमिलर है, लेकिन 10% बड़े बड़े चेंज हुए, समय चेंज हुआ है। हम एक कंसेप्ट देखते थे, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। तो जैसे मान लीजिए ऐसे मान लीजिए अलवर और जयपुर, या अलवर और दिल्ली मान लीजिए। तो दिल्ली इज अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, तो दिल्ली में
यदि जुडिशियल मजिस्ट्रेट दिल्ली के काम को संभाल रहा है तो ये है एमएम, सेम इंसान। वही पारुल दिल्ली में जज बन गई, जुडिशियल मतलब काम संभाल रही है तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहलाएगी, लेकिन अलवर में संभाल रही है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहलाएगी। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये डिफरेंस हटा दिया गया। कहाँ मेट्रो, भाई इट इज तो डिस्क्रिमिनेशन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब जेएम है, सब जेएम है। क्या है? सब जेएम है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट है। तो ठीक है, कुछ भी नहीं है। कौन कौन से होते हैं? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, सीजेएम। एमएम का कोई कंसेप्ट नहीं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का कोई कंसेप्ट। और जैसे ही मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का कंसेप्ट खत्म तो 4 से 5 सेक्शन खत्म, आगे आएंगे एक सेक्शन, 4 से 5 सेक्शन खत्म। तो मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट का मतलब मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, जिसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहा जाए। पहले मजिस्ट्रेट ऑफ थर्ड क्लास भी होते थे 18 19 क्लास, लेकिन थर्ड क्लास शब्द सुनने में ही कितना बुरा लगता है कि कौन हो? जुडिशियल मजिस्ट्रेट थर्ड क्लास। ना भाई ना, तो सुनने में ही बुरा लगे तो ऐसे कैसे बोलेंगे भैया? अब आपसे पूछा गया, और एक और चीज ये भी देख लो, जैसे जैसे क्या होते हैं, कलेक्टर्स होते हैं ना, जैसे अभी सिखाया मैंने आपको, ये सिविल जज होते हैं तो ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन जाते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं तो यही सेशन जज। तो यहाँ पे सिविल में होते हैं कलेक्टर, रेवेन्यू वाले हिस्से, अभी अपन जुडिशरी वाले हिस्से की बात कर रहे हैं, लेकिन रेवेन्यू वाले हिस्से में सिविल में होंगे कलेक्टर, और यहाँ दिख जाएंगे आपको डीएम, वही आदमी। समझ रहे हो? ये कलेक्टर दिखेंगे और ये डीएम दिखेंगे, तो डीएम ईएम जो भी। तो देखिए, जुडी देखो, अब कभी आपसे पूछा गया यहाँ पे क्या किया गया, मतलब ये काम तो 1973 सीआरपीसी में ही कर दिया था। क्या कर दिया गया था कि जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, तो मैं मानती हूँ थोड़ा बहुत तो आता होगा कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशियल मजिस्ट्रेट जुडिशरी का हिस्सा है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है। तो इन लोगों ने इन दोनों के काम को, बीच में मिक्स मर्ज हो रहा था तो सब काम सेपरेट सेपरेट कर दिया था, 1973 में ही कर दिया था। तो देख लेते हैं क्या कर सकता है। तो देखो, जुडिशियल मजिस्ट्रेट का क्या काम है? एविडेंस को शिफ्ट करना, इवेल्युएट करना, डिसीजन देना, पनिशमेंट देना, पेनल्टी देना, डिटेंशन देना, ट्रायल व्रायल करने का। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का काम क्या है? मतलब एग्जीक्यूटिव भी तो मजिस्ट्रेट ही होते हैं भैया, ईएम भी तो दिखेंगे। तो ईएम का काम है एडमिनिस्ट्रेशन और एग्जीक्यूटिव नेचर को संभालना, जैसे लाइसेंस को कैंसिल करना, लाइसेंस को सस्पेंड करना, लाइसेंस देना, और प्रोसिक्यूशन को विड्रॉ करना, सैंक्शन करना, फलाना फलाना ढिमकाना ढिमकाना, ये सब चीज। ठीक है, हम अभी तक सेक्शन 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। सेक्शन नंबर 4, कुछ भी नहीं है सेक्शन नंबर 4, बेस ही सुन लिया होगा, बस मेरी आवाज समझने लग जाओगे तो सेक्शन, आवाज समझने लग गए होंगे इतनी देर में तो आपको समझ में आ जाएगा सेक्शन नंबर 4 क्या है। जब मैंने आपको शेड्यूल 1 बताया था, तो शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2, मैं समझ रही हूँ याद होगा थोड़ा बहुत। शेड्यूल 2 में फॉर्म्स दे रखे हैं, शेड्यूल 1 में 2 तरीके के ऑफेंसेस दे रखे हैं, एक दे रखे हैं बीएनएस से रिलेटेड और एक दे रखे हैं अदर लॉज से रिलेटेड, यही चीजें दे रखी है। तो बीएनएस से रिलेटेड कोई भी चीजें इन्वेस्टिगेट की जाएगी, इंक्वायर की जाएगी, ट्रायल किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? बीएनएसएस के अकॉर्डिंग किया जाएगा। भाई बीएनएस के जो भी ऑफेंसेस लिखे हैं, बीएनएस के अंदर 358 सेक्शन है, बीएनएस में 20 चैप्टर है, उसके अंदर जो ऑफेंसेस लिखे हुए हैं उनको कैसे ट्राई किया जाएगा, कैसे इंक्वायर किया जाएगा? बीएनएसएस, ये बीएनएसएस, बीएनएस का ही तो प्रोसीजर लॉ है। और जो अदर लॉज है उनको बीएनएस, इनको जो बीएनएसएस के थ्रू ही ट्राई किया जाएगा, लेकिन ये ओवर नहीं करेगा अदर लॉ को। भाई जैसे मान लो पॉक्सो है, तो प्रोसीजर तो यही चलता है, लेकिन पॉक्सो का प्रोसीजर प्रिवेल कर जाएगा। प्रोसीजर तो बीएनएस का सिमिलर ही होता है, लेकिन कहीं पे मान लो पॉक्सो और बीएनएसएस में कॉन्ट्राडिक्शन है तो पॉक्सो का प्रिवेल करेगा। जेजे और बीएनएसएस में कॉन्ट्राडिक्शन है तो जेजे का प्रिवेल करेगा। एससी/एसटी एक्ट या बीएनएसएस में कॉन्ट्राडिक्शन है तो एससी/एसटी एक्ट का प्रिवेल करेगा। बाकी काम तो उन्हीं के जैसे चलेंगे। तो यही लिखा है सेक्शन 4, कुछ खास नहीं लिखा, सिंपल सा चीज है। ये सारे ऑफेंस जो बीएनएस पे सेक्शन 4 के सबसेक्शन 1 में लिखा हुआ है, ये सारे ऑफेंस जो बीएनएस में लिखे हुए हैं, तो 3 ही चीजें दिखेगी आपको बीएनएसएस में, इन्वेस्टिगेट, इंक्वायर और ट्रायल किए जाएंगे या अदरवाइज डील किए जाएंगे। कैसे? बीएनएसएस के जैसे, बीएनएसएस में जो प्रोसीजर लिखा है उसके जैसे क्या किए जाएंगे, उसके जैसे डील किए जाएंगे, ट्राई किए जाएंगे। और जो भी लॉज, जो भी सेक्शन, जो भी चीजें अदर लॉज में लिखी हुई है वो इन्वेस्टिगेट की जाएगी, इंक्वायर की जाएगी, ट्रायल की जाएगी। करी तो बीएनएसएस के जैसे ही जाएगी, मैंने यही तो कहा। बट यदि स्पेशल लॉ किसी प्रोसेस को या प्लेस को रेगुलेट करता है तो वो प्रिवेल कर जाएगा। क्या प्रिवेल कर जाएगा? वो प्रिवेल कर जाएगा। अब आपसे पूछा गया बीएनएसएस किस पे अप्लाई नहीं होता, तो सेक्शन 1 बताकर आई हूं मैं आपको,
नागालैंड और ट्राइबल एरियाज पे अप्लाई नहीं होता। तो सेक्शन 5, सेक्शन अभी तो सिखाया बीएनएसएस किस पे अप्लाई नहीं होता, तो मैंने अभी बोला कि कहीं पे स्पेशल लॉ है, पॉक्सो है, तो भाई पॉक्सो की सुनोगे, बीएनएसएस की नहीं सुनोगे। क्योंकि बीएनएसएस में तो ले भाई जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट आते हैं, ले भाई कोर्ट ऑफ सेशन के कोर्ट आते हैं। तो मान लीजिए किसी बच्चे के साथ अपराध हुआ है तो जाके इन कोर्ट्स में थोड़ी डाल दोगे, यहाँ पे स्पेशल कोर्ट्स बनते हैं। तो ये क्या है, कभी भी बीएनएसएस स्पेशल प्रोसीजर, स्पेशल पावर, लोकल लॉ, स्पेशल, देखो 3-4 चीजें दिखेगी आपको, आपको दिखेंगे स्पेशल लॉ, स्पेशल प्रोसीजर, स्पेशल लोकल लॉ के साथ अभी लोकल स्पेशल लॉ के साथ में लोकल लॉज, स्पेशल लॉज, स्पेशल प्रोसीजर, स्पेशल पावर। एक और चीज है मुझे याद है, 5 चीजें, 4 मुझे याद आ रही है, अपन एक बार चेक कर लेते, 5वीं कौन सी, कि इस संहिता की कोई भी बात अफेक्ट नहीं करेगी, इस संहिता की कोई भी बात अफेक्ट नहीं करेगी स्पेशल लॉ, लोकल लॉ, 1 2, स्पेशल प्रोसीजर, स्पेशल पावर, स्पेशल ज्यूरिडिक्शन, स्पेशल ज्यूरिडिक्शन दिखा है, स्पेशल ज्यूरिडिक्शन। 5 चीजें, कभी आपसे पूछा गया बीएनएसएस किस पे अप्लाई नहीं होता, ये मोस्टली इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि बीएनएसएस किस पे अप्लाई नहीं होगा, तो मैंने बोला स्पेशल लॉ, लोकल लॉ, स्पेशल प्रोसीजर, स्पेशल पावर और स्पेशल ज्यूरिडिक्शन। तो 4-5, 4 तो स्पेशल से रिलेटेड है और 1 लोकल से रिलेटेड है, यही बोला मैंने। स्पेशल लॉ, ये 2 तो याद ही रहेंगे, स्पेशल लॉ, लोकल लॉज, स्पेशल लॉ, लोकल लॉ, स्पेशल पावर, स्पेशल प्रोसीजर, स्पेशल ज्यूरिडिक्शन। ठीक है, एक बार हैंड रेज कर दो, 1 से लेकर 5, बहुत आप आराम से एमसीक्यू लगाओगे, मैं सही बता रही हूँ, बहुत स्मूथली एमसीक्यू लगेंगे। आपका काम कुछ नहीं है, सेक्शन नंबर याद करना है, सेक्शन नंबर तो हमें याद हो गए। देखो, 1 में शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट है, 2 में डेफिनेशन है, तो लेकिन 2 के भी तो हिस्से हैं, 2 के 1 में कितने सारे हिस्से हैं वो याद करना है, नंबर याद करना है, अंदर का आपको याद हो जाएगा। 3 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को बांटा गया है। 4 में कैसे ट्राई किया जाएगा बीएनएसएस के काम को और अदर लॉज के काम को, और 5 में लिखा हुआ है सेविंग। क्या लिखा हुआ है 5 में? सेविंग। आप आराम से क्लास छोड़ के मत जाना, 3 मिनट का टाइम दे रही हूँ, ठीक है। एक बार बेयर एक्ट ऐसे ही कुछ नहीं करना, बेयर एक्ट में बस पेंसिल चलानी, 3 नहीं 5 मिनट का टाइम लो, पेंसिल चलाओ, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 8:52। देखो, अच्छा चैप्टर है, समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ खास नहीं है, सिंपल सिंपल चैप्टर है। जो मैं बता चुकी है वही आपको दिखेंगे। आपसे पूछा गया कितने तरीके के क्रिमिनल कोड्स होते हैं, तो कितने तरीके के क्रिमिनल कोड्स होते हैं, कौन कौन से दिखते हैं, अभी सिखाया मैंने। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, हाई कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट भी तो एक तरीके का क्रिमिनल कोर्ट है। कोर्ट ऑफ सेशन, सॉरी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, कोर्ट ऑफ सेशन, हाई कोर्ट। इसके अलावा हर एक दूसरा आदमी क्या भूल जाता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, क्योंकि माइंड में नहीं बैठता एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। हम ही सोचते हैं कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास दिखा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास दिखा, कोर्ट ऑफ सेशन दिखा और हाई कोर्ट दिखा, यही दिखते हैं, तो हम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भूल जाते हैं। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी क्या है, क्रिमिनल कोड का हिस्सा है। सेक्शन 6, बिसाइड्स द हाई कोर्ट। अब ये भी एक बात, ये भी एक चीज बताती हूँ कि भाई आपको क्या लगता है, पॉक्सो क्रिमिनल कोर्ट नहीं है क्या प्रिया? क्या पॉक्सो क्रिमिनल कोर्ट नहीं है? जेजे के अंदर जो जेजे भी बोर्ड वगैरह बनते हैं, क्या ये यस मैम। क्रिमिनल कोर्ट्स नहीं है? तो हम इनको क्यों भूले क्रिमिनल कोर्ट्स लिखते टाइम, हम इनको क्यों भूले, ये भी तो है ना। तो सेक्शन 6 में 6 तरीके के कोर्ट हैं, 6 में 6 तरीके के कोर्ट्स हैं। कौन कौन से जो दिख रहे हैं, देखो जो हमको दिखते हैं पहले तो वो लिखते हैं। जेएम फर्स्ट क्लास, हमारे जैसे लोग, जेएम सेकंड क्लास, जैसे एमपी में सेकंड क्लास वाले मजिस्ट्रेट पहले बनते हैं, जेएम फर्स्ट क्लास, जेएम सेकंड क्लास। इसके बाद आपको दिखेंगे कोर्ट ऑफ सेशन, इनकी अपील यही लगती है, कोर्ट ऑफ सेशन। इसके अलावा आपको क्या दिखेंगे, कोर्ट ऑफ सेशन के बाद अपन को क्या दिखेगा, हाई कोर्ट। तो भाई ये तो 4 ही हुए, तो 4 हुए, तो मैंने ये भी तो बोला ये भी तो कोर्ट है, तो ये भी तो स्पेशल कोर्ट के अंदर जो स्टैब्लिश्ड होते हैं कोर्ट, वो भी क्या है, वो भी कोर्ट है। और हाई और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी क्रिमिनल कोर्ट है। परेशान नहीं होना, यही चीजें दिखती है, बस ये याद रखना। पूछे गए कितने तरीके के कोर्ट है क्रिमिनल, तो 6 तरीके क्रिमिनल कोर्ट है, क्योंकि हमको ये दिखता है कि चलो 4 ही दिख रहे हैं, जे कोर्ट ऑफ सेशन, हाई कोर्ट, तो नहीं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जेएम सेकंड क्लास, ये सब लोग भी क्रिमिनल कोर्ट है। तो देखो,
सेक्शन 7 एज सच ना तो कोई आपसे पूछता, लेकिन आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। देखो ये स्टेट है, देखो स्टेट है तो स्टेट में क्या होंगे, सेशंस होंगे। क्या होंगे, सेशंस होंगे। सेशंस होंगे तो सेशन डिवीजन्स होंगे। तो कुछ नहीं है कि हर एक स्टेट में, जैसे मान लीजिए राजस्थान है तो राजस्थान में जोधपुर सेशन, सेशंस बटे होते हैं, सेशंस डिवीजन्स बटे होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लाइक बूंदी का ये सेशन है। तो ये लिखा है, कोई नहीं पूछ रहा आपसे एग्जाम में, लेकिन नॉलेज होनी चाहिए कि सारा स्टेट सेशन डिवीजन या सेशन डिवीजन्स में बटा हुआ रहता है। फिर सेशन डिवीजन किस में बटे रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट सेशन डिवीजन्स में। सिंगल डिस्ट्रिक्ट रहते हैं, जैसे मान लीजिए कि जयपुर सेशन डिवीजन है तो इसके अंदर सिंगल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी रहते हैं या मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी रहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको नहीं कि सबसे पहले स्टेट सेशंस में बटा रहता है, सेशंस डिस्ट्रिक्ट या डिस्ट्रिक्ट्स में बटे रहते हैं। फिर जो डिस्ट्रिक्ट है सब डिवीजन्स में बटे रहते हैं। फिर सभी सारे मतलब सब डिवीजन, बस ज्यादा नहीं। क्या बोला मैंने, स्टेट सेशंस में, सेशंस फिर डिस्ट्रिक्ट में और डिस्ट्रिक्ट सब डिवीजन्स में। कोई नहीं पूछ रहा, लेकिन समझ लो बस, नहीं नहीं पूछ रहा, आपको याद करने की ऐसा जरूरत नहीं। सेक्शन नंबर 8, कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन भाई अपन हाई कोर्ट तो बहुत एंड में जाकर पढ़ते हैं, यहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन ही तो बड़ा इंसान है। तो देखो ये तो समझ में आ गया, कोर्ट ऑफ सेशन दूसरे नंबर का कोर्ट है भाई। जेएम फर्स्ट क्लास, जेएम सेकंड क्लास तो ये पहले नंबर के मान लेते हैं, इनकी अपील लगती है कोर्ट ऑफ सेशन में। कहाँ लगती है, कोर्ट ऑफ सेशन में। तो देखना कोर्ट ऑफ सेशन क्या होता है, बनाएगा कौन, तो बनाएगा हाई कोर्ट थोड़ी। खुद सोचो, ये जगह है, ये जगह डिसाइड कौन करेगी कि कहाँ 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 कोर्ट बनेंगे, ये जगह स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। कौन डिसाइड करेगी, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, हाई कोर्ट थोड़ी डिसाइड करेगा कि जयपुर के किशन पोल बाजार में सेशन जज, सेशन कोर्ट बनना है, या जयपुर के बनी पार्क में सेशन कोर्ट बनना है, ये थोड़ी डिसाइड करेगा। कोर्ट कौन बनाएगा, जगह कौन डिसाइड करेगा, जगह डिसाइड करेगा स्टेट गवर्नमेंट। अब प्रिसाइडिंग ऑफिसर, खुद सोचो, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन अपॉइंट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी अपॉइंट करेगी। जुडिशरी का काम है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट करेगा हाई कोर्ट। कौन अपॉइंट करेगा, हाई कोर्ट। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन अपॉइंट करेगा, हाई कोर्ट। इसके अंदर क्या होंगे, कोर्ट में क्या होंगे, खुद ही सोचो, सेशन जज बैठे होंगे। अभी अपन सेशन कोर्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन सीट पे कौन बैठा होगा, सेशन जज बैठा होगा। और सुनो, जैसे मान लो कि यहाँ पे अनुभूति है, ठीक है, ये सेशन जज है, यहाँ पे पारुल है, ये अलवर की सेशन जज है, ये जयपुर की सेशन जज है। तो यदि अनुभूति पारुल वाले जगह पे जाकर रहेगी, मतलब काम करेगी, तो इसे, इसको क्या माना जाएगा, इसको पारुल वाली जगह का एडिशनल सेशन जज माना जाएगा। और पारुल यदि जयपुर जाकर काम करेगी तो पारुल को, अनुभूति तो है ही सेशन जज, पारुल को इस जगह का एडिशनल सेशन जज माना जाएगा। तो एक चीज और आपने सीखी, एक सेशन जज को दूसरी जगह का एडिशनल सेशन जज बनाया जा सकता है, नियुक्त किया जा सकता है। सेशन जज, सेशन कोर्ट का जगह डिसाइडेड है, ऐसे कुछ है। चलो आ जाओ, एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा। बस ये जो चीजें आ जाइए, मेन मेन चीजें हमने बता दी, डिसाइड। देखिए देखो, सबसे पहले मैंने आपको बता, कोर्ट कौन एस्टैब्लिश करेगा, द स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टैब्लिश अ कोर्ट ऑफ सेशन फॉर एवरी सेशन डिवीजन। सेशन, स्टेट गवर्नमेंट कोर्ट ऑफ सेशन एस्टैब्लिश करेंगे, मतलब बनाएगा। बिल्डिंग कौन बनाएगा, हाई कोर्ट थोड़ी बिल्डिंग बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा। फिर कोर्ट ऑफ सेशन का एक जज प्रिसाइड ओवर करेगा, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो कौन अपॉइंट करेगा, हाई कोर्ट। अब खुद सोचो, सीट पे कौन बिठाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना है, स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी बिठाएगी कोर्ट ऑफ सेशन के जज को। तो कोर्ट ऑफ सेशन के जज को कौन बिठाएगा, हाई कोर्ट बिठाएगी। तो अभी सिखाया, हाई कोर्ट के पास पावर है एडिशनल सेशन जज नियुक्त करने की, टू असिस्ट इन द जुरिडिक्शन ऑफ द सेशन जज। ठीक है, अब सुनना कि सेशन जज नहीं है, मान लीजिए यहाँ पे पारुल थी, यहाँ पे पारुल थी, पारुल का कोर्ट है, यहाँ पे ये जयपुर का कोर्ट है पारुल का। अब पारुल क्या है, वेकेंट है, सीट वेकेंट है, चली गई। वेकेंट का मतलब खाली है ये सीट, एब्सेंट नहीं है। अभी दो तीन शब्द सुनोगे, आपको आपको समझ में आता है ना, वेकेंट और एब्सेंट। भाई वेकेंट मतलब पद खाली है, एब्सेंट मतलब पद पे, मान लीजिए कि पारुल के घर में शादी है तो पारुल एब्सेंट है। ठीक है, तो देखो यदि सीट वेकेंट है, वेकेंट है तो कौन सुनेगा, रिया के सुन लेगी भाई। सुनाया ना, अभी बोला मैंने कि हाई कोर्ट एक सेशन जज को दूसरी जगह का एडिशनल सेशन जज बना सकता है, तो रिया आके सुन लेगी। और रिया नहीं सुन रही है तो सीजेएम, अब आपसे आपके अभी समझोगे सीजेएम क्या होता है, वो भी मैं बता दूंगी। तो सीधी सी बात ये याद रख लो कि यदि
सेशन जज वेकेंट है, सीट वेकेंट है, तो कौन सुनेगा? एडिशनल सेशन जज सुनेगा। और क्या? सीजेएम सुन लेगा। हाई कोर्ट अरेंजमेंट बनाएगी कि सीजेएम सुन ले, ठीक है, अर्जेंट हियरिंग के मैटर्स। भाई मान लीजिए वेकेंट है, तो वेकेंट है तो अपन ये भी इंतजार कर सकते हैं कि दूसरा सेशन जज आए और वो सुन ले। तो अभी अर्जेंट मैटर ऑफ हियरिंग है, तो मैंने क्या बोला? रिया आके सुन लेगी। रिया एडिशनल सेशन जज है, या सीजेएम सुन लेगा। तो आपके माइंड में कभी क्वेश्चन आया इंटरव्यू में पूछे या कोर्ट ऑफ सेशन जज के केसेस सीजेएम सुन सकता है? अभी सीजेएम कौन होता है वो मैं बाद में बताऊंगी। तो आप बोलोगे जी हाँ सुन सकता है, अर्जेंट मैटर ऑफ हियरिंग। बोले सीजेएम तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है। तो आप बोलोगे सर लिखा हुआ है, प्रोविजन लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन 8 में लिखा हुआ है कि कोर्ट ऑफ सेशन क्या कर सकता है। कोर्ट ऑफ सेशन में यदि अर्जेंट मैटर ऑफ हियरिंग है तो एडिशनल सेशन जज और एडिशनल सेशन जज भी उपस्थित नहीं है तो सीजेएम हाई कोर्ट क्या कर सकता है? इसके लिए अरेंजमेंट बना सकता है कि भाई आप सुन लो। अब कोर्ट ऑफ सेशन कहाँ बैठेगा? कोर्ट ऑफ सेशन जैसा हाई कोर्ट बोलेगा वहां बैठ जाएगा भैया, ठीक है। देखो, कभी तिहाड़ जेल वगैरह आपने सुनी है? कभी सुना है तिहाड़ जेल के बारे में? तिहाड़ जेल में कोर्ट ऑफ सेशन लगी थी, भाई पता है क्या आपको? तो जनरल रूल। अब कोर्ट ऑफ सेशन वहां क्यों लगी? आपके माइंड में भी तो होना चाहिए कि वहां क्यों हियरिंग हुई। तो क्या होता है, प्रोसिक्यूशन विटनेस को देखने के बाद कि भाई मैटर अर्जेंट है तो कहीं और भी बैठा जा सकता है। तो जनरल रूल है हाई कोर्ट प्लेस नोटिफाई कर देता है, लेकिन इट कैन सिट एट अनदर प्लेस विद द कंसेंट ऑफ बोथ द प्रोसिक्यूशन एंड द अक्यूज। दोनों को सुनने के बाद किसी और जगह भी बिठा सकते हैं। केयर सिंह वर्सेस स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, it was held that a notification by the High Court for the holding the sitting of the session court in the Tihar jail was not illegal, as the notification amounted to declaring Tihar jail as a place of addition to the 30,000 सेशन कोर्ट held its hearing। तो क्या हुआ होगा? तिहाड़ जेल में सिटिंग हुई तो पूछा गया कॉन्स्टिट्यूशनल, तो इन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल है। प्रोसिक्यूशन और अक्यूज को दिमाग लगा लगा के, यहाँ पे दो लोग होते हैं, जैसे अपने वहां पे प्लेंटिफ होता है सिविल में और डिफेंडेंट होता है, तो यहाँ पे कौन दिखेगा? प्रोसिक्यूशन प्रोसिक्यूशन जिसने आरोप लगाया है, और अक्यूज जिस पर आरोप लगाया गया, ये शब्द दिखेंगे आपको क्रिमिनल में, ठीक है। सेशन जज अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या करेगा? जैसे मान लीजिए सेशन जज काम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, ये कोई नहीं पूछ रहा। अब अर्जेंट एप्लीकेशन ड्यूरिंग एब्सेंस, समझ रहे हो मैंने क्या बोला? ऊपर क्या था? वेकेंट। एब्सेंस में, तो एब्सेंस में इफ द सेशन जज इज एब्सेंट और अनेबल टू एक्ट, अर्जेंट एप्लीकेशन कैन बी हैंडल्ड बाय एडिशनल सेशन जज और सीजेएम। सेशन जज में मेक एन अरेंजमेंट। भाई ऊपर कौन कर रहा था? स्वातिका, कौन कर रहा था ऊपर अरेंजमेंट? बताओ। यदि सीट वेकेंट थी तो कौन कर रहा था अरेंजमेंट? यदि एडिशनल सेशन जज नहीं था तो सीजेएम को बिठा रहा था। बताओ जल्दी से, क्या लिखा था ऊपर? अरे नहीं लिखा था क्या? हाई कोर्ट में मेक एन अरेंजमेंट। एक बार हैंड रेज करो। यहाँ पे सीट खाली है, सीट खाली है, वेकेंट है, तो क्या लिखा है वो यहाँ पे? हाई कोर्ट में मेक एन अरेंजमेंट। सीट खाली है यहाँ पे। अब मान लीजिए पारुल जा रही है शादी में किसी की, पारुल सेशन जज है, शादी में जा रही है पारुल, तो भाई या तो रिया सुन लेगी या सीजेएम सुन लेगा। तो सीजेएम के लिए अब हाई कोर्ट की क्या जरूरत है? शादी में तो जा रही है, 4-5 दिन बाद में लौट कर आ जाएगी, तो लिखा हुआ है सीजेएम के बाद में ब्रैकेट लगा के सेशन जज में मेक एन अरेंजमेंट। एक बार हैंड रेज कर दो, दोनों समझ में आ गए। इसलिए चिल्ला रही थी मैं ऊपर वेकेंट और नीचे एब्सेंट क्यों है। यदि 4-5 दिन के लिए एब्सेंट है तो खुद ही व्यवस्था बना के नहीं चली जाएगी क्या? क्यों हाई कोर्ट की व्यवस्था करेगी? तो सीजेएम में मेक एन प्रोविजन, ठीक है, मेक एन अरेंजमेंट। हो गया खत्म सेक्शन 8, ठीक है। यहाँ पे लगा देना, निकाल दूंगी आप लोगों की बुक में, परसों निकालूंगी, अभी थोड़ा सा मतलब परसों निकाल दूंगी, 2-3 दिन में पहुंच जाएगी आप लोगों तक। तो सेशन जज में मेक एन अरेंजमेंट और वहां पे हाई कोर्ट में मेक एन अरेंजमेंट, ये हुआ सेशन जज। अब आता हूँ, बात करते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट्स की, हमारे कोर्ट्स की जो हम बनते हैं। तो देखो जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कोर्ट क्या क्या लिखा होगा? कुछ नहीं लिखा होगा यहाँ पे। क्या लिखा होगा? जुडिशियल मजिस्ट्रेट स्टेट गवर्नमेंट को जैसा सही लगे उतनी क्वांटिटी में, मतलब क्वांटिटी तो क्या बोलेंगे, उतनी जगह पे क्या बना सकती है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट्स बना सकती है, ठीक है। ये दिखेगा आपको। फिर क्या दिखेगा? जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट बना सकती है। फिर आप देखो क्या होता है, जैसे मान लो अपन सारे 12th क्लास के स्टूडेंट हैं। क्या है? हम सारे 12th क्लास के स्टूडेंट हैं। अब इनमें से कोई ना कोई तो मॉनिटर बनेगा, कोई ना कोई मॉनिटर बनेगा। तो ये जो मॉनिटर बनेगा ये होता है सीजेएम। क्या होता है? ये होता है सीजेएम, ठीक है। ये भी तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, लेकिन इनमें से
यदि मान लीजिए कि क्या होता है, किसी एक को हेड बना दिया जाता है, तो वो कौन होता है? सीजेएम। कौन होता है? सीजेएम। फिर आप मेरी बात सुनो, ये तो हो गया जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है। अब आप दूसरी बात सुनोगे, कभी आपने एनआई के कोर्ट के बारे में सुना है? सुना है एनआई के कोर्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के कोर्ट? तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के कोर्ट कैसे लगते हैं? अलग से बनते हैं ना। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के कोर्ट अलग से बनते हैं, ऐसा थोड़ी है कि नॉर्मल कोर्ट्स में क्या चल रहे हैं, नॉर्मल कोर्ट्स में प्रोसीजर चल रहे हैं। तो ये लिखा हुआ है कि किसी भी कोर्ट को, किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट को, मतलब मान लीजिए यहाँ पे बनानी का भी कोर्ट है, अनुभूति का कोर्ट है, प्रिया का कोर्ट है, रिया का कोर्ट है, पारुल का कोर्ट है, तो इसमें से ये बोल दिया जाएगा कि सिर्फ पारुल का कोर्ट क्या सुनेगा? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के मैटर सुनेगा। पारुल का कोर्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के मैटर सुनेगा। या राजस्थान रेंट कंट्रोल है, मान लीजिए हम में से कोई राजस्थान रेंट कंट्रोल का या दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट है, तो ये बोल दिया कि इन सारे लोगों में से प्रिया का कोर्ट क्या सुनेगा? रेंट कंट्रोल के मैटर सुनेगा। तो क्या इन लोगों के पास में और कोई मैटर आएंगे क्या? इनको स्पेशल कोर्ट बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? स्पेशल कोर्ट बना दिया जाता है। तो यही कुछ लिखा हुआ है। आ जाइए देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट्स में। और ये तो समझ में आ गया, अपॉइंट बनाएगा कौन? स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा। अभी कोई मुझे बता दो, ईएम कौन अपॉइंट करेगा? कोई भी अनुभूति, ईएम कौन अपॉइंट करेगा? जैसे हम ये अभी तक ये पढ़ रहे हैं, कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा, जज हाई कोर्ट अपॉइंट करेंगे, ये तो बोल रहे हैं ना, चाहे कोर्ट ऑफ सेशन का हो, चाहे जुडिशियल मजिस्ट्रेट का हो, लेकिन ईएम कौन अपॉइंट करेगा? जल्दी से बताओ, कोई भी माइक ऑन करके ऐसे ही बताओ, कौन अपॉइंट करेगा? आवाज नहीं आ रही आपकी, नहीं आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही अनुभूति। कोई और बताओ, प्रिया, ईएम कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी ना। समझ गए कि एक बार हैंड रेज कर दो। ईएम एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते हैं क्या? हाई कोर्ट दिखेंगे क्या आपको यहाँ अपॉइंट करते हुए? तो ये कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन अपन को कंफ्यूजन करना ही क्यों है? अपन कंसेप्ट को यहाँ से क्लियर करते हुए चल रहे हैं, अपन कंसेप्ट को रट नहीं रहे हैं, क्योंकि मान लो कोर्ट ऑफ सेशन जुडिशरी के काम है, हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा। जुडिशियल मजिस्ट्रेट जुडिशरी का काम है, हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा। ईएम आपको हाई कोर्ट अपॉइंट करता हुआ दिखेगा क्या? ईएम स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, ठीक है। तो अभी भी आगे कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई कौन अपॉइंट करेगा, कौन अपॉइंट करेगा। तो माइंड में खुद ही कॉमन सेंस लगाओ यार, ईएम कौन? ईएम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, हाई कोर्ट क्यों अपॉइंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। तो आ जाइए जेएम के बारे में पढ़ते हैं। जेएम में दोनों जेएम है, तो स्टेट गवर्नमेंट को जितना इच्छा हो क्या कर सकती है? एस्टेब्लिश कर सकती है जेएम फर्स्ट क्लास, जेएम सेकंड क्लास हर डिस्ट्रिक्ट में। क्या बोला मैंने? सेशन में तो क्या बनाती है? सेशन में तो सेशन कोर्ट बनाती है। तो हर डिस्ट्रिक्ट में क्या कर सकती है? जेएम फर्स्ट क्लास और जेएम सेकंड क्लास के कोर्ट बना सकती है, जैसा सही लगे। कंसल्ट कर लेगी हाई कोर्ट से, कंसल्ट तो करेगी भाई, मैं यहाँ बना रही हूँ, यहाँ भी कंसल्ट है क्या? देख लेते हैं एक बार। पता नहीं, यहाँ कंसल्ट नहीं लिखा, लेकिन यहाँ कंसल्ट लिखा हुआ है। हाई कोर्ट से कंसल्ट कर लेगी कि भाई हमें यहाँ बनाने। प्रेसाइडिंग ऑफिसर कौन अपॉइंट करेगा? ये सब जो जो ब्लैक और दिख रहे हैं ना, ये बोल्ड में क्यों बनाए? नोट्स में इसलिए तो बनाए हैं कि भाई क्यों लिखा है बोल्ड? इसलिए लिखा है क्योंकि पढ़ लो भाई, इसलिए लिखा हुआ है कि प्रेसाइडिंग ऑफिसर कौन अपॉइंट करेगा? हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा। फिर आप ध्यान से सुनो, अब मैंने सिखाया आपको, ये चीज मैं पहले ही सिखा चुकी, समझो। मान लो यहाँ पे है, मान लीजिए यहाँ पे मुझे दिख रही है प्रिया, ध्यान से सुनो, ये प्रिया है, ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, ठीक है। लिखा है क्या? सुनना, ये प्रिया है, ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, ये पारुल है, ये सिविल जज है। आप सभी को एक बार हैंड रेज कर दो, आपको ये प्रिया है क्योंकि क्रिमिनल मैटर्स में ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट है। हम दोनों एक साथ आरजेएस बन के निकले हैं, हम दोनों एक साथ आरजेएस है, हम दोनों एक साथ डीजेएस बन के निकले हैं। लेकिन पारुल जैन चली गई सिविल मैटर्स में, तो ये सिविल जज है। रिया कहाँ चली गई? ये प्रिया कहाँ चली गई? क्रिमिनल मैटर्स में, तो ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट है। तो आप खुद सोचो, मान लीजिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट यदि नहीं रहे, तो क्या हाई कोर्ट सिविल जज को काम नहीं दे सकता क्या? पढ़ के तो दोनों सेम ही तो आए हैं भाई, पढ़ाई तो दोनों सेम ही करके आए हैं। जज तो दोनों, इंटरव्यू तो दोनों ने क्लियर करा है, ट्रेनिंग तो आपने साथ में दी। बस यही तो है कि सिविल में चली गई, ये क्रिमिनल में चली गई।
यही तो मैटर है। तो यही लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा, यही लिखा हुआ है। आ जाइए क्या लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं कि द हाई कोर्ट में whenever it appears to be expedient and necessary, कि हाई कोर्ट को जब एक्सपीडियंट और नेसेसरी लगेगा, confer the power of judicial magistrate of first class or second class on any member of the judicial service of the state functioning as a judge in a civil court। एक बार हैंड रेज करो, समझ में आ गया क्या? कि जब उसको लग रहा है कि नहीं है भैया, रिया नहीं है, तो किसको कर देगा? जज ऑफ सिविल कोर्ट को भी क्या कर सकता है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास की पावर दे सकता है। भाई सिंपल सी बात है, ये 12A है, ये 12B है, ठीक है। ये कॉमर्स का, ये भी 12A में कॉमर्स क्लास है, ये भी 12B में कॉमर्स क्लास है। मान लीजिए कि यहाँ का मॉनिटर नहीं है, तो ये यहाँ के मॉनिटर को काम दे देगा ना थोड़े दिन के लिए। तो यही है भाई, दोनों बराबर ही है। तो हम तो एग्जाम दोनों आरजेएस का ही देके निकले हैं, हम दोनों ने इंटरव्यू आरजेएस का ही क्लियर करा है, हम दोनों ने डीजेएस का ही, तो आपने ट्रेनिंग हमें 1-1.5 साल की दी है। तो कुछ नहीं है, काम तो हम दोनों का बराबर ही था, मतलब जगह हम दोनों की अलग अलग थी, लेकिन पास तो हम एक ही चीज से निकल के गए ना। तो भाई यही लिखा है कि हाई कोर्ट यदि इसको जरूरी लगे तो सिटी जो सिविल जज है उसको भी काम को कन्फर कर सकता है, ठीक है। सीजेएम तो अभी सिखाया, सीजेएम कौन होता है? सीजेएम कोई नहीं होता, सीजेएम मॉनिटर होता है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जैसे मान लीजिए कि आप सब हो, तो आप सब में से एक हेड बना दिया, क्या बना दिया? एक हेड बना दिया। तो हाई कोर्ट क्या कर सकता है? हाई कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी बनाएगी, हेड बनाएगा हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट बहुत सारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट में से क्या कर सकता है? सीजेएम बना सकता है और एसीजीएम भी बना सकता है। सीजेएम बना सकता है और एसीजीएम भी बना सकता है। तो यहाँ पे अपन ने क्या पढ़ा कि ये तो कोर्ट के बारे में बोलता है, ये हेड के बारे में बोलता है। अब मैंने देखो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मतलब स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो मान लीजिए कोई इंसान है, वो आरजेएस का एग्जाम देकर नहीं आया है, लेकिन यदि हाई कोर्ट को लगता है कि इसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना देना चाहिए, कैसे यार, ऐसे कैसे बना देना चाहिए? तो बना सकता है, प्रोविजन दे रखा है एसजेएम। देखो पहला नंबर, इसके मतलब यदि आप नोट्स देखोगे, मतलब हैंड रिटन नोट्स देखोगे, ये तो मैंने टाइप्ड बना लिए, यदि हैंड रिटन नोट्स देखोगे सीआरपीसी के, तो वहां पे मैंने डिवाइड कर रखा है कोर्ट, बॉस, एस मतलब स्पेशल, और लोकल। तो अब जैसे मैंने क्या कहा कि यदि एक कोर्ट है, कोर्ट यदि एक चीज है, जगह है, तो कोर्ट को ऐसा लगता है कि इस फला व्यक्ति को, जिसको लॉ की नॉलेज है, इसको ये केस सुनने देना चाहिए, ठीक है, चाहे वो आरजेएस का एग्जाम देकर नहीं आए हो। सुनना मेरी बात। तो ये है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो 1 साल तक के लिए ही बनते हैं, ज्यादा नहीं। ज्यादा भाई ज्यादा भाव मत खाओ, आपने बना दिया तो ऐसे थोड़ी है कि परमानेंट जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन गए आप। एक ऐसा व्यक्ति जो गवर्नमेंट है, देखो, एक ऐसा व्यक्ति जो गवर्नमेंट पोस्ट पे है और जिसको क्या है, लीगल नॉलेज है, लीगल नॉलेज है। कोर्ट क्या कर सकता है? स्पेसिफाइड केस दे सकता है, स्पेसिफिक क्लासेस ऑफ केस दे सकता है, लेकिन ये बनेगा 1 साल के लिए। भाई किसी मेरे को बना दिया, मैं तो एग्जाम भी क्लियर करके नहीं बैठी हूँ, लेकिन कोर्ट को ऐसा लगता है, हाई कोर्ट को, कि भाई ये इतना बड़ा पेज चलाती है, नॉलेज तो होगी, इसको ये केस सुनने के लिए दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो मैंने बोला मेरे को गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, मेरी पहले तो गवर्नमेंट पोस्ट होनी चाहिए, और मुझे लीगल नॉलेज होनी चाहिए, तभी कोर्ट सुनने के लिए क्या देगा? मौका देगा। फिर लास्ट, लोकल ज्यूरिडिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कोई नहीं पूछ रहा कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपने लोकल लिमिट्स में क्या कर सकते हैं? पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई भी आपसे ये नहीं पूछ रहा है। और लास्ट, सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो सबऑर्डिनेशन कैसे चलेगा? एवरी सीजेएम इज सबऑर्डिनेट टू द सेशन जज and other CAM are subordinate to the CJM subject to the general control of court of session. The CJM can issue, देखो क्या है, कौन किसके नीचे रहेगा, खुद सोचो। ये कोर्ट ऑफ सेशन है, ठीक है, ये सीजेएम है, और ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट्स हैं। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सबऑर्डिनेट, देखो ये जो सीजेएम है ये किसके सबऑर्डिनेट रहेगा? ये कोर्ट ऑफ सेशन के सबऑर्डिनेट रहेगा, ठीक है। और ये लोग किसके सबऑर्डिनेट रहेंगे? ये सीजेएम के सबऑर्डिनेट रहेंगे, लेकिन कोर्ट ऑफ सेशन का इन पे जनरल कंट्रोल रहेंगे तो ये मॉनिटर के सबऑर्डिनेट, लेकिन कोर्ट ऑफ सेशन का इन पे क्या रहेगा? जनरल कंट्रोल रहेगा। आराम से हमने कितने सेक्शन याद कर लिए? हम सेक्शन 6 से चालू हुए थे, ढह 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 करके चालू हुए। कितने तरीके के क्रिमिनल कोर्ट होते हैं? 6 तरीके क्रिमिनल कोर्ट होते हैं। सेक्शन 7 हमने बोला बहुत फालतू है, डिवीजन करता है, ये टेरिटरी, ये सेशन, ये डिस्ट्रिक्ट, ये सब डिवीजन। सेक्शन 8 हमने बोला कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में हमने बोला, कोर्ट ऑफ सेशन एक स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, कोर्ट ऑफ सेशन के प्रिसाइडिंग ऑफिसर हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा, कोर्ट ऑफ सेशन के एक कोर्ट ऑफ सेशन एक मतलब एक एसीजे बनाए, एडिशनल सेशन जज बनाया जा सकता है। कोर्ट ऑफ सेशन यदि सीट वेकेंट हो, खाली वेकेंट, तो
एडिशनल सेशन जज सुनेगा, सीजेएम सुनेगा। सीजेएम कब सुनेगा? जब हाई कोर्ट अरेंजमेंट करेगी। कोर्ट ऑफ सेशन में जनरल सिटिंग होती है बैठ के, लेकिन तिहाड़ जेल में भी हो सकती है जब प्रोसिक्यूशन और अक्यूज बोले। और मैंने बोला कोर्ट ऑफ सेशन में जब सीट एब्सेंट है, व्यक्ति एब्सेंट है, तो एसीजे मतलब एडिशनल सेशन जज सुन लेगा। बताया ना, एक एक जज दूसरे कोर्ट का जज सुन लेगा। लेकिन मान लीजिए सीजेएम को सुनना है तो सेशन जज अरेंजमेंट करके जाएगा, क्योंकि सीट वेकेंट है, वेकेंट नहीं, सीट एब्सेंट है, 3-4 दिन के लिए गायब हुआ है। फिर हमने सेक्शन 9 से लेकर सेक्शन 13 पढ़ा। 9 में हमने पढ़ा जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट बन सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट करेगा हाई कोर्ट, एक आना, और सिविल जज को काम दिया जा सकता है। सेक्शन नंबर 10, सेक्शन नंबर 11, सेक्शन नंबर 12 और सेक्शन नंबर 13। सेक्शन नंबर 13 यहाँ पे लोकल है, मुझे जितना जितना याद आ रहा है मैं बोल रही हूँ। ये लोकल बिजनेस की बात कर, लोकल ज्यूरिडिक्शन की बात करता है। फिर सेक्शन नंबर 13 में कौन किसके नीचे रहेगा? तो सीजेएम कोर्ट ऑफ सेशन के नीचे रहेंगे, अदर जज सीजेएम के नीचे रहेंगे, लेकिन कोर्ट ऑफ सेशन का कंट्रोल रहेगा। इसके बाद में एसजेएम की बात की गई सेक्शन 11 में कि आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को, कोर्ट को ऐसा लगता है हाई कोर्ट को कि भाई इस व्यक्ति को केस सुनना चाहिए, इस व्यक्ति को देना चाहिए, तो दे सकता है, लेकिन एसजेएम हमेशा 1 साल के लिए। खुद जज थोड़ी है भाई, पारुल जैन जज नहीं है, पारुल जैन जज नहीं है, तुझे हाई कोर्ट ने अपॉइंट करा, तू सिर्फ 1 साल के लिए जज बनेगी, स्पेशल जज। और सेक्शन नंबर 10 ऑफ कोर्स मुझे लगता है बॉस के बारे में बात करेगा कि जेएम में से एक जने को बना दिया जाएगा सीजेएम, और एसीजीएम भी बनाया जा सकता है। एक बार हैंड रेस कर दो, ये जेएम खत्म। बेयर एक्ट से पढ़ने का दिमाग मत लगाना, बेयर एक्ट माइंड को दिमाग का दही कर देता है। खत्म, इतना ज्यादा है बस। टेबल खत्म, सेक्शन खत्म, टेबल खत्म, सेक्शन खत्म, ज्यादा नहीं दिमाग लगानी अपन। जिसमें दिमाग लगाना है उसमें सब पढ़ेंगे अपन बेयर एक्ट से। आ जाइए एक लास्ट देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के नीचे रहते हैं हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे रहते हैं कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट ऑफ सेशन के नीचे रहते हैं सीजेएम, और जेएम के नीचे, सीजेएम के नीचे रहते हैं जेएम, लेकिन ये इनके जनरल कंट्रोल में काम करते हैं, ये अपन पढ़ चुके हैं। चलो ये भी देख लेते हैं, ये लास्ट अपन देख लेते हैं, क्योंकि देखो खुद सोचो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के कोर्ट कौन बनाएगा? यहाँ पे मैं पढ़ नहीं रही हूँ, लेकिन देखो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के कौन कौन कोर्ट कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कौन अपॉइंट करेगा? कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। अब जैसे सीजेएम बनते हैं तो ईएम के कौन बनते हैं? डीएम। तो ईएम में से किन्हीं को उठा के कवर क्या बना दिया जाएगा? डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना दिया जाएगा। और इनका क्या लोकल लिमिट्स होगा? तो इनकी भी लोकल लिमिट्स स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड कर देगी। ईएम किसके नीचे रहेंगे? ईएम डीएम के नीचे रहेंगे। ठीक है, तो ये देखो ये सेक्शन हो गया कि द स्टेट गवर्नमेंट मे अपॉइंट एज मेनी एज ईएम एज नेसेसरी एंड शैल अपॉइंट वन डीएम और एडीएम। जैसे अपन सीजेएम और एसीजीएम बना देते हैं, तो इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट ईएम को अपॉइंट कर देगा, ईएम में से एक डीएम बना देगा, उनमें से एक ये बना देगा एडिशनल डीएम। ठीक है, फिर इन्होंने ये भी छोड़ देते हैं भी हाल फिलहाल। लोकल ज्यूरिडिक्शन, इनका लोकल लिमिट्स डिसाइड कर देगा, डीएम इनकी लोकल लिमिट्स डिसाइड कर देगा, कौन ईएम कौन कौन कहाँ पे काम करेगा। और सबऑर्डिनेशन ऑफ ईएम, तो सारे ईएम किसके सबऑर्डिनेशन में होंगे? डीएम के सबऑर्डिनेशन में होंगे। बस यही, ज्यादा तो नहीं। जो जिसका हेड है उसके, भाई मैं आप लोगों की मॉनिटर हूँ तो मेरे हेड के मेरे नीचे रहोगे, या मान लीजिए बनानी है तो बनानी के नीचे रहोगे, तो सिंपल। ईएम कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। ईएम में से स्टेट गवर्नमेंट एक को डीएम बना देगी, किसी को एसडीएम बना एडीएम बना देगी। लोकल लिमिट्स डीएम डिसाइड कर देगा, जैसे डीएम डिसाइड कर देगा कि कौन कौन कहाँ कहाँ काम करेगा ईएम। और किसके कौन किसके नीचे रहेगा? डीएम ईएम डीएम के नीचे रहेगा, ईएम डीएम के नीचे रहेगा। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये प्री का क्वेश्चन है। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर प्री का क्वेश्चन बताया ना कि जहां पे जेएम नहीं है तो वहां पे सिविल जज को क्या दे दी जाती है? पावर कन्फर कर सकता है हाईकोर्ट। तो ये लिखा है यहाँ पे कौन कन्फर करेगा? यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट कन्फर करेगी। तो द स्टेट गवर्नमेंट मे अपॉइंट ईएम और एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसपी और इक्विवेलेंट टू बी नोन एज स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फॉर स्पेसिफिक एरियाज एंड फॉर स्पेसिफिक फंक्शन। These magistrate can be conferred the power of an executive magistrate on a particular case। देखो क्या बोला यहाँ पे, जैसे अभी अपन बोल रहे थे ना, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना रहे थे एक जगह किसी एक व्यक्ति को जिसको गवर्नमेंट पोस्ट है और जिसको लीगल नॉलेज है। तो इन्होंने क्या कहा कि क्या कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट किसी भी ईएम को स्पेशल ईएम बना सकती है। क्या बना सकती है? स्पेशल ईएम, कि जैसे पानी पानी का काम तुम संभालोगे, पर इस एरिया का काम तुम संभालोगे, तो किसी भी ईएम को क्या बना सकती है? स्पेशल ईएम। लेकिन इसने एक और व्यक्ति बोला, एक पुलिस इंस्पेक्टर की भी बात कर दी। किसकी बात कर दी?
पुलिस इंस्पेक्टर, कौन है ये पुलिस इंस्पेक्टर? और एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसपी और इक्विवेलेंट टू बी नोन। देखो दिया ना इसने स्पेशल पावर, किसको दी है? एसपी, नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसपी को भी स्पेशल पावर दे दी है इन्होंने। ठीक है, तो मतलब मुझे जितना याद आ रहा है कमिश्नर ऑफ पुलिस लिखा था एक बार, सेक्शन 15 बीएनएसएस बोलते हैं। सही लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो आप लोगों को एक चीज समझ में आ गई क्या, कि मैंने वहां पे जैसे सिविल जज को पावर दे दी गई थी, वैसे स्पेशल मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में पुलिस वाले को भी पावर दी गई है। पुलिस वाला कौन? जो एसपी से, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से नीचे की रैंक का नहीं। एक बार सब हैंड रेज कर दो, कुछ नहीं है, सेक्शन खत्म। अब पीपीएपी भी पढ़ेंगे, बहुत सिंपल सिंपल है। अरे बहुत सिंपल है, यदि आप पढ़ने में इंटरेस्ट लेते रहो ना, बहुत 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 सिंपल। ठीक है, एमसीक्यू की बुक खरीद लेना और बुक में जल्दी पिछवा दो। थैंक यू सो मच। किसी को कोई क्वेरी है तो एक बार पूछ लो।